जय हिंद दोस्तों। पहले मैं आपको एक कहावत बताता हूँ। जो मेहनत नहीं करता वो रोगों का घर बन जाता है, वो दूसरों की हाथ की कठपुतली बन जाता है, वो लोहे से भी जर जाता है, वो तिनके से भी डर जाता है। मेहनत और बुद्धि का साथ ही जीवन को स्वर्ग बनाता है। आपके पास सब कुछ है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और बुद्धि का साथ और मेहनत का साथ हमारी जो जीवन है उसको बहुत ऊपर उठाता है। तो आइए इसी जोश के साथ, इसी गर्मी के साथ हम लोग शुरू करते हैं वन शॉट यूरोप में राष्ट्रवाद। शुरू करें, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है परिभाषा। परिभाषा, इसके राष्ट्रवाद की परिभाषा। और पहले हम राष्ट्रवाद की परिभाषा जानेंगे, फिर उसके बाद यूरोप के राष्ट्रवाद की परिभाषा। और बहुत से बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि भैया ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, लेकिन याद नहीं हो पाता। मैं ये भूल जाता हूँ कि इटली के तृतीय चरण जब एकीकरण हुआ था तो तृतीय चरण में किसकी भूमिका थी, बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, ये हम भूल जाते हैं ना। तो आइए इनसे छुटकारा पाते हैं, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण एक जगह बन जाती है जब प्राचीन समय की बात हम कर रहे हैं, 15 से 16वीं शताब्दी की। कब की? 15 से 16वीं शताब्दी की। बहुत से राजा थे, एशिया में थे, यूरोप में भी थे। हम यूरोप में बात करेंगे, बहुत से राजा यूरोप में थे। तो यूरोप के जो राजा थे, जैसा अंग्रेजों ने हमारे साथ किया वैसा अंग्रेजों के साथ भी हुआ। आपके साथ कोई चीज कब होती है? जब आप किसी चीज को करते हैं। अंग्रेजों के साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने अपने उपनिवेशों में अत्याचार किया। हम लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, अत्याचार हुआ, लेकिन हम लोग उसको संभाल ले गए, क्योंकि हम उनकी तरह क्रूर नहीं है। हमारे अंदर मानवता की भावना है। हम वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श मानते हैं, वो आदर्श जो भगत सिंह ने दिया था। हम क्रांतिकारियों के विचार रखते हैं, उनके विचार थे क्रांतिकारियों के नहीं, हमारे विचार हैं क्रांतिकारियों के। समझ गए? तो यूरोप में जो ये 15 शताब्दी राजा थे, ये बहुत सबको मारते थे, पीटते थे, जनता को उनसे अत्यधिक कर लेते थे। कर जानते ना, भू लगान बहुत ही लेते थे। अब भू लगान जनता जितना दे पाती थी उतना दे पाती थी, अब नहीं दे पाया। वो आया चढ़कर घोड़ी पर, घोड़ी चढ़कर आया, भैया कर लाओ हमारा। और जनता ये भी हैरान, जमीन हमारी, फसल हमारी, कर तुम्हारा किस लिए? कोई अगर तुम्हारी जमीन हो तो हम कर दें, है ना? अगर तुम्हारी जमीन हो तो हम कर दें, लेकिन जमीन भी हमारी तो हम कर क्यों दें? हम क्यों भू लगान दें? तो ऐसे ही जनता करने लगी विद्रोह। क्या करने लगी? विद्रोह। जनता करने लगी विद्रोह, जनता करने लगी मूवमेंट, आंदोलन करने लगी। और ये आंदोलन बढ़ते गए, बहुत ही वैचारिक स्तर पर बढ़ गए, क्रांतिकारी स्तर पर बढ़ गए। आंदोलन इतने बढ़ गए जिसका कोई नाम ही नहीं रहा। फिर पूरे इस आंदोलन में यूरोप की संपूर्ण जनता एक साथ हो गई। अब यूरोप की जब सारी जनता मिल गई तो उन्होंने सोचा कि हमारा एक खुद का राष्ट्र होता, जहां पर कोई एक लोगों के द्वारा चुना गया आदमी होता, तो हमको ये लगान नहीं भरने पड़ते। तो यूरोप की उस जनता की भावना ने समूचे राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कौन सा राष्ट्रवाद? यूरोप के राष्ट्रवाद का जन्म। राष्ट्रवाद की सिंपल सी परिभाषा ये है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी देश के अंदर ही किसी के लिए खड़ा हो जाता है तो वो राष्ट्रवाद की परिभाषा ले लेता है। और ये बात अलग है, राष्ट्रवाद हर मायने में अलग हो सकता है। जैसे जर्मनी में राष्ट्रवाद और इटली में राष्ट्रवाद दोनों अलग थे। जर्मनी में राष्ट्रवाद क्या था? एकीकरण करना। इटली में भी एकीकरण करना, लेकिन जो इटली का एकीकरण था वो नैतिकता पर था, लेकिन जो जर्मनी का एकीकरण था वो तलवार के दम पर था कि हम झुका कर लेंगे लेकिन जर्मनी को बनाएंगे। ये हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ कौन सा था? बिल्कुल प्योर अहिंसा। समझ गए? अब दूसरा देखते हैं हम लोग, चित्र। चित्र का स्पष्टीकरण ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके बिना चैप्टर ही अधूरा है। अच्छा, ये राष्ट्रवाद की भावना अपने मन से कैसे आ गई है? कैसे आ गई? इन लोगों को कोई दवाई ववाई खाई नहीं थी, आज अचानक ऐसे सोए थे, अरे भैया राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, बिन दवाई खाए इनको आई नहीं। तो चित्र बनाया था, एक था फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू ये कौन था? कलाकार। एक कलाकार था फ्रांस का। इसने 4 चित्र बनाए। कितने चित्र बनाए? 4 चित्र बनाए। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें से एक चित्र आपकी ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए इस चित्र में क्या क्या दिखा है। एक लंबी सी कतार लगी हुई है और एक दो सामने मतलब अध्यक्ष खड़े हुए हैं। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। इस चित्र में जो दिख रहा होगा उसका नेतृत्व अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे होंगे। और इसमें लंबी सी कतार लगी होगी। ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह देख रहे होंगे। क्या? कि हमारे लोगों को
जनतंत्र मिल रहा है, हमारे लोगों को गणराज्य मिलने जा रहा है, हमारे लोग स्वतंत्र हासिल करने जा रहे हैं, हमारे लोगों को समानता मिल रही है, तो वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे। वो भी क्या हो रहे होंगे? प्रसन्न हो रहे होंगे इस चीज को देखकर। तो ये चित्र का स्पष्टीकरण है। हर चीज, हर विचार अपने में अलग हो सकते हैं, हर विचार अपने में अलग हो सकते हैं। मैंने एक बात लिख दी, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने एक सज्जन के मुख से बात सुनी थी। एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम इतनी महंगी घड़ी क्यों बांधे हो? इतनी महंगी घड़ी क्यों बांधते हो? टाइम तो सभी घड़ी में बताती है, 1:47 उसमें भी, 2:47, 1:47 सब उसमें भी। तो उस सज्जन ने एक ऐसा जवाब दिया कि मेरा दिमाग हिल गया। वो जवाब आप सुन लीजिए। ये टाइम सब घड़ी बराबर बताती है, लेकिन जो उस घड़ी सज्जन के हाथ में थी, वो कह रहा था कि ये तुम्हारा टाइम नहीं, ये मेरा टाइम बताती है। ये मेरा टाइम बताती है कि मैं इस समय कहाँ हूं और तुम कहाँ हो। तुम्हारे लिए ये समय तुम्हारा सामान है, लेकिन मेरे लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत महंगी महंगी घड़ी है। तो ये उसके विचार थे। अब वो चाहता तो इसको कुछ और बना सकता था, लेकिन उसने इसको नहीं बनाया, क्योंकि विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है, विचारों से ही वह ऊपर उठता है। तो फ्रेडरिक सारियो के भी कुछ ऐसे ही विचार थे, जिसने यूरोप को जनतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता और समानता दे दी। तो इन्हीं विचारों को यूरोप में अत्यधिक प्रभावित हुए। और विचार, मैंने विचार की बात इसलिए की थी क्योंकि विचार से ही राष्ट्र राज्य बन गए, विचार से ही फ्रांसीसी क्रांति हो गई, है ना। तो हम अब राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अभी मैंने आपको उदय के साथ बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उसके साथ मैंने ये बताया था, मैंने कहा था कि जब सरकार थी वो जनता को प्रताड़ित करने लगी, तो वहां की जनता ऊपर आई कि हम इसको मार डालेंगे, निरंकुश को नहीं रखेंगे। उसने ये कहा था ना, तो हमको एक अपनी सरकार चाहिए, स्वशासित सरकार चाहिए, जो जिस पर अपना हमारा शासन हो। तो इसी से राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, क्योंकि वहां से कुछ लोग गए, उन्होंने एक राष्ट्र बनाया। कुछ लोगों ने क्या बनाया? राष्ट्र बनाया। उस राष्ट्र में कई ऐसे राज्य रखे जिन पर स्वायत्ता की, इसी से उदय हुआ राष्ट्र राज्यों का। समझ गए? अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति में बदलाव क्या है। फ्रांसीसी क्रांति में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो क्लास 9 का टॉपिक है और मैं पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके बदलाव के बारे में पढ़ते हैं। तो जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ 1789 में? फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक बात आप लोग देख लीजिए कि बहुत लोग कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई को हुआ था। दिस इज रॉन्ग। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अच्छा रेवोल्यूशन होता क्या है? क्रांति, व्हाट इज रेवोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन एक लंबा प्रोसेस होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब 14 जुलाई को ये कोई बात हुई? कोई सिंसियरिटी वाली बात है? कॉमन सेंस है इसमें? कोई बात नहीं है ना। तो रेवोल्यूशन हम 14 जुलाई को नहीं कह सकते, लेकिन रेवोल्यूशन के एक ऐतिहासिक मोड़ आया, ये जरूर कह सकते हैं। अभी बात पलट गई एक ही शब्द से। तो आप पूरा इसका उदय तो ध्यान में रखिएगा ही, राष्ट्रवाद का। भारत में राष्ट्रवाद चल जाता है कुछ भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बताया था, इसका मतलब ये नहीं आप बिना पढ़े देख लेंगे, पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बदलाव क्या हुए। संविधान में नागरिकों को, पहले कौन थे? गुलाम, अब क्या हो गए? नागरिक। क्योंकि हमको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महान क्यों कहते हैं? BN राव को महान क्यों कहते हैं? सभा में बैठे 389 मेंबरों को महान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमको क्या बनाया? गुलाम से नागरिक बनाया। हमको पितृभूमि दिलाई, हमारी भूमि दिलाई। वो किसकी भूमि हो गई थी? उन जालिम विदेशी लुटेरों की, अंग्रेजों की हो गई थी। हमारा एक ध्वज आया, एक ध्वज। अच्छा ये ध्वज क्यों लाया जाता है? किसी भी देश का एक ध्वज क्यों होता है, ये बताइए आप मुझको, पहले कमेंट करिएगा। इसका उत्तर मैं अगली वीडियो में दूंगा। ये ध्वज, तिरंगा, ठीक। तो इसका तिरंगा आया फ्रांस का, फ्रांसीसी ध्वज कहा गया। अब इसके लक्ष्य क्या हुए? फ्रांस की क्रांति हो गई, अब जाहिर सी बात है वहां पर राष्ट्रवाद फैलेगा। अब वहां का शासक हट गया, तो लोगों ने देखा, यूरोप में बैठे वालों ने, ये लुई 16 तो हट गया, हम भी कुछ ऐसा करें, अपने यहाँ के उखाड़ फेंके सबको, हम भी जाए मारे सट से अलग हमारा शासन। कौन? मुन्ना भैया का शासन है। बहुत मजा आ रही होगी। 1790 में फ्रेंच सेनाएं घुस गई इस लक्ष्य से। कहा? मेंज, मिलान, ब्रुसेल्स। ये क्या है? शहर हैं। ये क्या है? शहर हैं। और ये सेना हमला करने नहीं गई थी, ये बात ध्यान रखना। ये सेना गई थी राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए। ये कहने गई थी, देखो हमने निरंकुश शासन को बाहर फेंका, हमने अपने साम्राज्य में गणतंत्र लाए, हम अपने देश में गणतंत्र लाए, है ना। तो ये इनको बताने गए थे, इन देश को, इन शहरों को, कि देखो तुम भी ये कर सकते हो, एक अलख जगाने। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए अलख जगाने जाता है तो वो व्यक्ति महान हो जाता है ना। क्योंकि
इनके द्वारा किसके द्वारा, फ्रेंच सेनाओं के द्वारा इनके विचार बदल सकते थे। और हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हारे विचार बदल जाएं, तुम्हारी सोच बदल जाए, तुम्हारी आइडियोलॉजी बदल जाए, तो वो व्यक्ति नहीं होता, वो असाधारण व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति होता है एक असाधारण व्यक्ति, जिसके अंदर नेचुरली कोई गुण होते हैं, तो वह व्यक्ति था। वही काम यहाँ पर फ्रेंच सेना ने किया। अब इसके द्वारा 1790 में ही बनाया गया युवाओं के द्वारा जैकोबिन क्लब। अरे क्लब का नाम भैया मान जाओ, पढ़ा लेने दो। क्लब होता क्या है? क्लब वो नहीं, क्लब का यहाँ मतलब था संघ। बहुत से छात्र निकले, अध्यापक आए, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उससे बना जैकोबिन क्लब। क्या? जैकोबिन क्लब। इसमें सबसे मुख्य थे ट्यूरेलिन पर हमला करने वाले लोग। इसमें सबसे मुख्य थे कौन? फ्रांस के राष्ट्रवाद की चरम सीमा पर पहुंचे लोग। तो ये क्लब नहीं था, ये भारत यूरोप के राष्ट्रवाद की एक पहचान थी, जैकोबिन क्लब। जिस देश के युवा अलग जगाएंगे, जिस देश का युवा सक्षम होगा, वह देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जवानी की ओर जमाना चलता है ना। तो आप लोग ये देख ही चुके होंगे। अब नेपोलियन द्वारा सुधार इसमें क्या किया गया? एक संहिता आई थी नेपोलियन के द्वारा, संहिता, कोड इन इंग्लिश। इस कोड में नेपोलियन ने बहुत से सुधार किए थे। उसने गिल्ड बनवाए। गिल्ड जानते हैं क्या होते हैं? गिल्ड्स ये होते हैं यूरोप में मजदूरों के संघ। इन पर नियंत्रण हटवा दिया साम्राज्य का, यानी कि मजदूर अब कुछ भी कर सकते हैं। मजदूरों को भी आजादी मिली, है ना, मजदूरों को भी आजादी मिल गई। नेपोलियन संहिता में व्यापार अच्छा कराया गया, नाप तोल की पद्धति लाई गई, है ना। नाप तोल की क्या लाई गई? पद्धति लाई गई। अब इन नाप तोल की पद्धति के द्वारा फ्रांस में अनेक चीजें हुई, कई अच्छी चीजें हुई। बहुत से फ्रांस ऊपर उठने लगा, फ्रांसीसी मुद्रा बढ़ने लगी और इसको आधुनिक राष्ट्रवाद की जननी के रूप में जाने जाने लगा। अब अभी बहुत से लोग ये कहेंगे कि भैया आप बता तो रही नहीं, आपने वादा पहले किया था कि याद करवा दूंगा। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा नेपोलियन कोड को देख लो। आप नेपोलियन से ध्यान रखो। नेपोलियन दूर देश का है ना, नेपोलियन यूरोप का। यूरोप तक जाने के लिए हमको क्या लगेंगे? संचार साधन। क्या लगेंगे? संचार साधन। यानी कि संचार साधन में क्या हुई? अच्छा हुआ। दूसरा देख लो, अब संचार साधन के अलावा क्या लगेगा? मुद्रा। मुद्रा लगेगी, मुद्रा। तो मुद्रा की नापतोल, मुद्रा की नापतोल प्रणाली। अब अच्छा, ये नेपोलियन आया कैसे? अब ये देख लो, नेपोलियन आया कैसे? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन सी चीजें थी? विशेषाधिकार थे, तो विशेषाधिकार खत्म। भूमि पर अधिकार था, भूमि पर अधिकार खत्म। तो ये 4-5 टॉपिक मेन है जो इसकी लाइनें हैं, इसकी नेपोलियन कोड की। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा, हर एक चीज को कनेक्ट करना सीखो, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो नेपोलियन सुधार और नेपोलियन कोड यही था। अब नागरिक संहिता भी नेपोलियन के द्वारा थी। अब इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। जब ये वाली सेना घुसी, इस पहले तो कुछ नहीं रहा। जब 1792 तक जब फ्रांस एक संवैधानिक गणतंत्र बन गया, तब तक तो कुछ नहीं था। लेकिन असली कहानी शुरू हुई उसके बाद में, जब शासन आया किसका? नेपो भैया का। नेपो भैया कहे लोगों से, अरे ये देखो क्या कर रहे हैं, हम बन गए ना, तो फ्रांस को क्या बना देंगे? विश्व गुरु बना देंगे। लोगों ने कहा अच्छा आ रहे हैं हम भी। हिटलर वाली चाल, हिटलर ने जो किया था, सब पहुंच गए वहां से, भैया आ गए। अब इन्होंने वहां से ने क्या किया? सट से इन्होंने क्या किया? गए वहां से तानाशाही ले आए। क्या ले आए? तानाशाही। अब तानाशाही लाने के बाद इन लोगों ने क्या किया? उसके बाद पूरे संविधान सबकी रेड़ मार दी, सबकी। इतने लोगों ने खून पसीने वो सब दे दी, इन्होंने रेड़ मार दी पूरी ले जाकर। किसने? नेपोलियन ने। लेकिन इसका जो शासन था ना नेपोलियन का, वो सबसे अलग था। बहुत क्रूर शासक थे, लेकिन ये क्रूर शासक नहीं था उस समय के कंपैरिजन में। आज को छोड़कर उस समय के कंपैरिजन में क्रूर नहीं था। इसीलिए इसने देखो 1789 में डायरेक्टरी का जब अंत किया था, तब से 1815 वाटरलू के युद्ध में एक साम्राज्यवादी नेता इतना चल गया, वो भी बहुत है, 17 साल लड़ा। हिटलर की कितनी चल पाई? 1933 में आई थी, 1943 तक खत्म, 10 साल में, 10 साल के अंदर, है ना।
लेकिन तो भी इसकी बहुत चल गई क्योंकि इसके कुछ कार्य अच्छे थे। आप यही देख लो, जो मैंने नेपोलियन संहिता बताई, अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को कार्य मिल रहे हैं, तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। क्योंकि क्रांति कब होती है देश में? जब जब वहां का मजदूरों पर अत्याचार बढ़ता है, दार्शनिकों का प्रभाव पड़ता है, और जब जो सबसे मिडिल क्लास होती है उसकी जब दशा अत्यंत सोचनीय हो जाती है कि मतलब कैसे ये लोग जी रहे होंगे, क्रांति तब होती है उस देश में। अब हमने आपको पढ़ा दिया कि फ्रांसीसी क्रांति का व्यापक लक्ष्य क्या था। अब एक चीज और पढ़ लो, जब ये सेनाएं घुसी तब तक तो सही चल रहा था। अब ये जब गई नेपोलियन के द्वारा, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। पहले तो संविधान के द्वारा गई, फिर किसके द्वारा गई? नेपोलियन के द्वारा। जब ये नेपोलियन के द्वारा गई तो पहले तो इनको जाने लगा कि ये हमको क्या देने आई है? स्वतंत्रता का उपहार, स्वतंत्रता का उपहार देने आई हैं। लेकिन बाद में काम तमाम, नेपोलियन ने कहा उठाओ बंदी बनाओ, सबको ले चलो। और इसी बंदी बनाने के चक्कर में एक फिर लेखक और कलाकार आया, उसने तीखा व्यंग कर दिया, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। इसने कहा देखो भैया, ये क्या देने आई थी? क्या देने आई थी? राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति करने आई थी कि तुम भी भैया जगो, अलग जगाओ, अपने देश को, साम्राज्य को फिर से अच्छा बनाओ। खुद ही हमारा साम्राज्य लूटने आ गए। बने थे सन्यासी बनकर, कुछ दे दो, कुछ मंत्र ले लो, लेकिन पूरा घर ही उठाकर चले गए। तो ये कहाँ गए नेपोलियन भैया? अरे ये रहे, इन्होंने किया था, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति हो गई। अब आप लोग इतना समझिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।